बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो क्यों आती हैं। देखें, पहले मैं ये बता दूं कि जो मैं बताने जा रहा हूं 100% ऐसा नहीं होता। 50-60% हमारा मानना है, 50-60% ऐसे ही होता है। जैसे हम जो इमोशन की भी बात हो रही थी कि अगर हम अपने इमोशंस को रोकते हैं, मिसाल के तौर पे कोई किसी को बहुत मोहब्बत करता है, किसी से प्यार करता है, यंग एज की बात कर लें, लेकिन वो उससे इजहार नहीं करता, वो डरता है कहीं बुरा ना मान जाए, और वो उसको देखता है, उसके अंदर बहुत सारे ख्यालात आते हैं, नहीं बोलता है। या कोई किसी से बहुत नफरत करता है, गुस्सा करता है, लेकिन उसको नहीं बोलता है। अपने इमोशंस को वो दबा रहा है, खुशी के, गम के, किसी भी इमोशन को दबा रहा है वो। या फिर कोई बहुत ज्यादा कंजूस है, तो वो चाहता है कि जेब से पैसे ना निकले, कहीं जा रहा है तो वो दूसरे को पैसे लगाए, मेरे जेब से पैसे ना निकले, हर चीज में कंजूसी, हर चीज में बचा रहा है। यानी कि वो क्या कर रहा है, वो अपने पैसों को रोक रहा है, कंजूसी कर रहा है। दूसरी चीज क्या होती है कि अगर किसी ने लोन लिया, किसी से उधार लिया, बैंक से लिया हुआ है, वो उसके पैसे नहीं उतार रहा, उसके पास पैसे हैं लेकिन नहीं दे रहा, रोका हुआ है, उसको तंग कर रहा है। किसी ने किसी का हक दबाया हुआ है, किसी को हक है उसको दे रहा नहीं दे रहा, भाई बहन के पैसे नहीं दे रहा। कोई जैसे कोई माँ बाप होते हैं, अपने बच्चों को उसका हक देना होता है, लेकिन वो नहीं देते, यार मैं नहीं दे रहा, मेरे मरने के बाद जाएगा। बच्चे की हालत बुरी है लेकिन वो नहीं इसको फेवर कर रहा। यानी कि हर सूरत में क्या कर रहे हैं, मुख्तलिफ चीजों में हर चीज आप रोक रहे हैं, पैसों को रोक रहे हैं, इमोशंस को रोक रहे हैं, और किसी का हक रोक रहे हैं, किसी के साथ जाति, ये सब चीजें रोके हुए हैं। तो ये जो आप सोच रहे हैं, जो आप कर रहे हैं, वही एक्शन आपकी बॉडी कर रही होती है। तो क्या होगा, आपके स्टूल भी पास नहीं होगा, आपको कब्ज शुरू हो जाएगी। जिसको जितना सीवियर कॉन्स्टिपेशन है, आप समझिए उतना ज्यादा वो कंजूस है, उतना ज्यादा चीजों को रोकता है, इमोशंस को रोकता है। जरूरी नहीं कि कंजूसी लोग सिर्फ एक चीज पर अटक जाते हैं कि नहीं मैं तो कंजूस नहीं हूं, सिर्फ कंजूसी की बात नहीं हो रही। ये सारी चीजें, इमोशंस को रोकना, ये आपकी चीजों को रोक रहा होता है, आपकी बॉडी भी रोक रही होती है। आपको सीवियर कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा और आप बोलेंगे यार कि मैं तो इतना वो है कि कोई कभी मेडिसिन लेना पड़ता है कुछ। तो ये चीजों को ठीक करिए, ये बीमारियां ठीक होने शुरू हो जाएंगी। अब जैसे अगर आप पैसों को लेकर परेशान है, मिसाल के तौर पे किसी की इनकम कम है, अखराजात बहुत ज्यादा है, सैलरी बहुत कम है, खर्च बहुत ज्यादा, आजकल हर एक के साथ ही प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम है, या उसके बारे में पैसों को सोच रहे हैं, या फिर आपके पास पैसे ही नहीं है, गरीब आदमी जो वो सोच रहा है कि पैसे कहां से लाऊं, खुदकुशी करूं, क्या करूं, वो भी पैसों को सोच रहा है। बिजनेसमैन है, मार्केट में पैसे फंसे हुए हैं, रिकवरी के लिए परेशान है, या हर पार्टी पैसे लेके बैठी है, उधर से निकालना है पैसे, उधर से लेना है। जिनके पास ब्लैक मनी है वो इसलिए परेशान है, यार पैसों को कहां छुपाऊं, कहीं ये पकड़े ही न जाए, छापा ना पड़ जाए। ठीक है, इस तरह से किसी भी कंडीशन में अगर आप पैसों को लेके टेंशन लेंगे, पैसों को लेके बहुत ज्यादा परेशान रहेंगे अक्सर, तो आपके लोअर बैक पेन होगा, अक्सर पेन और लोअर बैक पे पेन। नोट कीजिएगा जो इसके साथ इस तरह की कंडीशन होगी उनको। अच्छा, ये मैं फिर बता दूं, ये मैं बात कर रहा हूँ 50-60% रीजन ही होता है। बाकी है कि अगर आपकी किडनी में भी, किडनी की हीट बढ़ी हुई, किडनी के कोल्ड है, तब भी आपके पेन होता है लोअर बैक में, या फिर स्पाइन का मसला हो, या आपकी नर्व्स दब रही हो, या मोहरों का मसला, उससे भी होता है। लेकिन ये सब प्रॉब्लम ना हो फिर भी हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आप पैसों को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है। अगर आप डरते हैं किसी चीज से, बहुत से लोग हर तरह खौफ होता है, कोई मुझे मार ना दे, अकेले से डरते हैं, अकेलेपन से, इधर से, मतलब डर किसी भी किस्म का अगर आपको खौफ है, बहुत ज्यादा डरते हैं, तो आपको मिडिल बैक पेन होगा। अक्सर मिडिल बैक में अक्सर आपको पेन रहेगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बहुत कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे होते हैं, जिनकी लाइफ ऐसी गुजरी होती है, लोगों के साथ मिलना बैठना, एक दूसरे के सुनना, उनके दुखड़े को सुनना, अपने दुखड़ा सुनाना बहुत ज्यादा रहते हैं, और वो बहुत उनको मजा आता है। और अचानक से चीजें खत्म हो जाए, वो फील करें कि ना मैं किसी से सुन सक रहा हूं, ना किसी को कोई मेरा सुनने वाला है, मेरा कोई सुनने वाला नहीं। जब उसको फील करना शुरू करें तो उनको अपर बैक में पेन होता है, ऊपर साइड पे, बैक साइड पे पेन होगा। और अगर किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, शदीद गुस्से में हर वक्त बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा, तो उनके सर्वाइकल पेन होता है, गुस्से वाले जो बहुत ज्यादा गुस्सा करेंगे। और अगर ये गुस्सा बढ़ते बढ़ते ईगो में और जिद में चेंज हो जाए, बहुत लोग जिद्दी हो जाते हैं कि वो किसी के, उनके अलावा कोई हो ही नहीं सकता, जो बोलेंगे वही होगा, किसी बात पे अक्खड़ बन जाते हैं, तो ये वो क्या कि उनके अंदर स्टिफनेस आ गई, तो सर्वाइकल में भी, गर्दन में स्टिफनेस आ जाएगी, फिर वो लोग कॉलर लगा के घूम रहे होंगे, कॉलर लगाना पड़ता है, इतनी स्टिफनेस बढ़ जाती है। फिर एक चीज क्या होती है कि अगर आपके ऊपर फैमिली की जिम्मेदारी है
और अगर जिम्मेदारी को कभी आप बोझ समझने लगे कि यार ये तो मुझसे नहीं हो रहा और ये मेरे लिए बोझ बन गया है, मेरी फैमिली की जिम्मेदारी, बोझ फील करना शुरू करें तो उनके लेफ्ट शोल्डर में राइट शोल्डर में उनको पेन शुरू हो जाएगा, दुखा दुखा सा लगेगा, पेन रहेगा अक्सर। और अगर कभी ऐसा होता है कि पॉसिबल पता चलता है कि उनकी फैमिली कोई दूसरे शहर में रहती है, वो आ गए, आके उनके घर पर टिक गए, अब वो जा ही नहीं रहे, कुछ लोग आ गए, अब उनके लिए परेशान है, यार ये तो बोझ बन गया, ये तो जा ही नहीं रहा। ये जो टेम्परेरी जो आपके बोझ होता है, टेम्परेरी अगर कोई होगा तो आपके लेफ्ट साइड के शोल्डर में आपके पेन होगा, ठीक है, ये प्रॉब्लम होती है। अगर हम कैंसर की तरफ आ जाएं तो जो लोग अपने ऑफिस में होते हैं और वह ऑफिस में किसी कुलीग से या बॉस से या ऑफिस के एनवायरनमेंट में या अपने बिजनेस के एनवायरनमेंट में अगर आप किसी से शदीद नफरत करते हैं, बहुत ज्यादा, उसको देख के आपको कुछ ना कुछ होने लगता है, गुस्सा आता है, मतलब उसको देखना नहीं चाहते आप, शदीद तरह का वो हो जाए तो आपको ब्रेन ट्यूमर हो सकता है, कैंसर हो सकता है। अगर माँ अपनी बेटी से शदीद नफरत करे, यानी उसको देखना भी ना चाहे, बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पे अगर चली जाए, इस कंडीशन हो जाए, तो उस माँ को ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, 60-70% पॉसिबिलिटी है। और अगर कोई बेटी अपनी माँ से नफरत करे, सेम वो कंडीशन करे, तो बेटी को भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हस्बैंड अपनी वाइफ से नफरत करे बहुत ज्यादा, वो कंडीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाए, बिल्कुल देखना ना चाहे, तो उसको प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है। अगर वाइफ अपने हस्बैंड से बहुत ज्यादा नफरत करे, बहुत ज्यादा, तो उसको ओवरीज में यूट्रस में कैंसर हो सकता है उसका, ठीक है, ये प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर कोई बंदा ये सोचता है कि वो गलत जगह पैदा हो गया, ये मेरा खानदानी गलत है, मुझे कहीं और पैदा होना चाहिए था, मुझे इस फैमिली अपने खानदान से, अपने खून से नफरत करे कि मैं इस जगह पैदा नहीं होना चाहिए था, मैं गलत हो गया। या कोई लड़की अपने ससुराल जाने के बाद ये सोचे कि मैं गलत जगह मेरी शादी हो गई, बहुत ही बेकार घटिया लोग हैं, मेरे से बिल्कुल मेरे मतलब के नहीं है, और शदीद उनसे नफरत करने लगे, ये दोनों कंडीशन होगी, तो ऐसे लोगों को ब्लड कैंसर हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो है ये कैंसर के, आई थिंक ये प्रोबेबिलिटी इन चीजों की कितनी होती है परसेंटेज की वजह, जैसे आपने कहा 60%, 50-60% की पॉसिबिलिटी होती है। अगर आप देखेंगे ये 100% नहीं होता, लेकिन आप देखें हर कोई बताएगा नहीं आपको। अगर कोई आपके करीबी है जो आपके फैमिली में से है, उसके साथ इशू है, जब उसको आप देखेंगे तो आपको ये चीज फैक्टर नजर आएगी, ठीक है। इसके अलावा अगर हम डायबिटीज की बात करें, जैसे कुछ लोग कहते हैं यार मेरे खानदान में तो किसी को कोई डायबिटिक नहीं है, ना माँ की तरह, ना वालिद साहब की तरह, उसकी तरह, मैं तो डायबिटिक हो गया, फिर क्या रीजन है? इसकी वजह देखें बहुत सारी चीजें होती हैं, रीजन कोई रीजन ना हो फिर भी आपको डायबिटिक हो गया, इसका मतलब यह है कि आपने आपके बहुत करीबी रिश्तेदार ऐसे जो ये करीबी ऐसे लोग जो आपके बहुत अजीज थे, जिनसे आप बहुत मिलना जुलना था, लेना देना था, इसमें मेन जो रीजन है लेना देना, लेन देन, गिफ्ट देना, आ रहे हैं जा रहे हैं, लेन देन, अगर ये चीजें खत्म हो जाए, ताल्लुकात खत्म हो जाए, लेना देना खत्म कर दें, बिल्कुल स्टॉप हो जाए, तो उस कंडीशन में आप डायबिटिक हो जाते हैं। और अगर आप कोई कहते हैं यार कि वो तो मेरे माँ बाप की तरफ से फैमिली, तो फैमिली का भी पीछे बैक में देखेंगे तो यही पोजीशन हुई भी है, खानदान में कोई बैक आउट हुआ है जहां से वो सिलसिला चला आ रहा है। फिर उसके बाद क्या होता है कि इसमें तो बहुत बड़ी जबरदस्त स्टोरी है मेरे पास, लेकिन मैंने सुनाऊंगा, देर हो जाएगी, कि जो लोग अपने खानदान में अपने ज्वाइंट रिलेशनशिप में जानते होंगे, फैमिली के अपने भाई बहन रिश्तेदार ससुराल सब ये ज्वाइंट रिलेशनशिप है, ज्वाइंट रिलेशनशिप में बिगाड़ पैदा करते हैं, लड़ाई झगड़े कराते हैं, हर एक की पंगेबाजी, हर एक की उंगली करते रहते हैं, यानी किसी को सुकून से नहीं बैठ देते हैं, किसी से उनके अच्छे ताल्लुकात नहीं है। ऐसे लोगों को ज्वाइंट्स पेन बहुत होते हैं, उनके जोड़ दुख रहा होगा, हर ज्वाइंट्स में उनके पेन हो रहे होंगे। तो ये सारी कंडीशन जैसा आप कर रहे होंगे वैसी पोजीशन होती है। इसके अलावा कुछ लोग होते हैं कि इन्वेस्टिगेशन बहुत कर रहे होते हैं, तो ये ये ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, ये क्या है, वो क्या है, क्यों है, क्यों हुआ। तो उनके साथ क्या होता है, उनके स्टमक की एनर्जी वीक हो जाती है, वो जब सुबह उठेंगे तो वीकनेस महसूस करेंगे, उनको फ्रेशनेस नहीं होगी, कोई हमेशा पेट उनका तो भारी से लगेगा, खाना हजम नहीं होगा, चीजें हजम नहीं होगी, हाँ तो हजम नहीं, चीजें हजम नहीं होगी, उनको चीजें भी हजम नहीं होगा।
अच्छा, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि उनका जो दिमाग बहुत ज्यादा चल रहा होता है और हर वक्त जो है ना वो लड़ाई झगड़े में उनके दिमाग चल रहा होता है। जैसे बहुत सारे टीवी ड्रामे देख रहे हैं, हर वक्त दिमाग में फतूर लड़ाई झगड़े की कैफियत होती है, तो उन लोगों की स्टमक की हीट बढ़ जाती है, या फिर बहुत ज्यादा परेशान रहने से भी हो जाता है, टेंशन में रहने से भी होता है, उनकी स्टमक की हीट बढ़ जाती है। और सर जो लोग अननेसेसरी झूठ बोल रहे होते हैं जी, उनको क्या होता है? हाँ सही, थैंक यू। अगर आप झूठ बोल रहे हैं, बहुत ज्यादा गलत काम कर रहे हैं, तो उसका इफेक्ट आपके किडनी में पड़ता है, किडनी वीक होती है। और किडनी की वीकनेस की एक और वजह भी होती है कि अल्लाह ताला ने जो हमारे बॉडी में जो किडनी का फंक्शन रखा है, उसकी जो टाइमिंग है वो 8 घंटे की है, फिजिकल या मेंटली। अगर आप कोई मेंटली काम कर रहे हैं या फिजिकल वर्क कर रहे हैं, उसकी टाइमिंग सिर्फ 8 घंटे है। अगर 8 घंटे से ज्यादा आप काम करते हैं तो वो आप समझिए आप एक्स्ट्रा लोड दे रहे हैं किडनी के ऊपर, किडनी आपकी वीक होगी, किडनी हीटअप हो जाएगी, किडनी फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए कहा जाता है रात को सोते वक्त पानी पीना। जी, तो ये सारी कंडीशन है कि लोग अभी देख रहे हो कि लोग एक्स्ट्रा वर्क कर रहे होते हैं, 2 जॉब कर रहे होते हैं, एक्स्ट्रा काम कर रहे होते हैं, उन आजकल किडनी की कितनी प्रॉब्लम आ रही है, कितनी ज्यादा किडनी की प्रॉब्लम, क्योंकि लोग एक्स्ट्रा वर्क इसलिए कर रहे हैं कि उनके खर्चात पूरे नहीं हो रहे। तो एक बात मैं बता दूं, एक कप ऑफ कॉफी में जो कैफीन होती है ना, उसको बाहर खारिज करने के लिए किडनी को 24 आवर काम करना पड़ता है। बिल्कुल सही कह रहे तो हैं। ये इतनी दौला इतनी मोलिक होती है, 1000 कप पी जाते हैं लोग कॉफी। अच्छा, एक कप ऑफ कॉफी। जी हाँ बिल्कुल। और एक किडनी के बारे में एक और पानी से भी रिलेटेड मैं आपको बताऊं किडनी। अब कहते हैं ना किडनी, पानी जो है हमें नॉर्मल या वार्म वाटर पीना चाहिए, क्योंकि किडनी क्या करता है, किडनी आपकी पूरी बॉडी को वाटर सप्लाई कर रहा होता है और हमारी बॉडी के हर ऑर्गन में अलग अलग टेम्परेचर के पानी चाहिए होता है, कहीं पे गर्म है कहीं पे नॉर्मल है। तो ये किडनी डिसाइड कर रहा होता है कि कहाँ पे कितना गर्म पानी जाना, वो सप्लाई कर रहा होता है। तो आप जब ठंडा पानी पीते हैं ना तो किडनी का काम डबल हो जाता है, पहले वो ठंडे पानी को गर्म कर रहा होता है, फिर उसके बाद सप्लाई करता है, तो किडनी की वर्किंग बढ़ गई। इसलिए जब पानी आता है तो गर्म पानी। और दूसरी बात ये, किडनी की जो लिमिट होती है ना एक टाइम में, वो 1 गिलास पानी की होती है। आप 1 गिलास पानी पिए, उसके बाद बेशक आप आधे घंटे के बाद पानी पिए। लोग एक ही दफा में 3-3, 4-4 गिलास पी जाते हैं। डॉक्टर तो कहते हैं 16 ग्लास मिल जाएगा पर डे की बात कर, एक टाइम की बात कर, हमें अभी एक टाइम की बात करें। जैसे होता है ना, आप बैठे 2-3 गिलास एक साथ पी गए, तो ये नहीं पीना चाहिए, वो एक्स्ट्रा लोड आप दे रहे हैं किडनी। आप 1 गिलास पानी पिए, फिर आधा घंटे के बाद फिर पी लें जब वो अपना काम कर चुका है। और अगर आप ठंडा पानी पी रहे हैं तो फिर 1-1.5 घंटे का टाइम दिया। शहरी के एंड में लोग 4-4 गिलास पानी पीते हैं। असल में वो तो कुदरत ने एक ऐसा निजाम बनाया है कि आप वो कुछ भी खा लें, कुछ भी कर लें, वो सब सेट हो जाता है। वो तो अल्लाह ताला का एक निजाम है, उसके आगे तो कुछ नहीं कह सकते हम। एक जमाने में बड़ा फैला था कि सुबह 6 गिलास पानी पीने। हमें भी सुना योगी अच्छा अच्छा, होता क्या है कि अगर किसी की किडनी की हीट बढ़ जाए ना, तो उसमें होता क्या है कि उसमें ये होगा कि आपके हाथ की हथेली गर्म रहेगी। ये 2 वजह से भी होती है, किडनी की हीट बढ़ने से भी होती है, लंग्स की हीट बढ़ने से भी होती है। आपके हाथ, हमें जब भी कोई हाथ मिलाएगा, यार तुम्हारे हाथ कोई फीवर तो नहीं है, बुखार तो नहीं है, आपने ये देखा होगा कि लोगों की जिंदगी गुजर जाती है, वो बोलता है मेरे हाथ तो गर्म ही रहते हैं, ठंडे ही नहीं होते, हाथ गर्म है, या किसी के ठंडे हैं। जब भी हाथ मिलाएगा तुम्हारे हाथ तो बहुत ठंडे हैं, और पांव के तल में इतनी गर्मी होती है कि बिस्तर में लेटे आग निकल रही होती है, जैसे आग जल रही है, या फिर इतना कोल्ड होता है कि आप सॉक्स पहन के घूम रहे होते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम होती है किडनी की हीट बढ़ने से या किडनी में कोल्ड अटैक होने की वजह से होती है। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये, जो बच्चों को अक्सर किडनी फेलियर होता है तो वो थोड़ा ज्यादा काम करते हैं, उनकी कुछ और होती है, मैंने 8-8 साल के बच्चे भी देखे, पहले से तो उनकी क्या वजह? देखिए, जो बच्चों के अंदर जो आजकल किडनी का इशू आ रहा होता है ना, ये बेसिकली बहुत सारी चीजें पेरेंट्स से चीजें आ रही होती हैं, और फिर वो जैसा हाँ, ये बच्चों के अंदर जो चीजें आ रही होती हैं, ये बहुत सारी प्रॉब्लम, ये इनहेरेंट बच्चों, माँ बाप के कुछ, क्योंकि आजकल ऐसे ऐसे मेडिसिन यूज कराए जा रहे हैं प्रेगनेंसी के दौरान कि बच्चे के साथ वो प्रॉब्लम हो रही होती है, आने वाले बच्चे के साथ उसकी किडनी वीक है, या फिर उसके साथ मतलब बाय बर्थ उसकी किडनी वीक हो रही होती है। ये एंटीबायोटिक, अच्छा एंटीबायोटिक के बारे में मैं आपको एक बात बताऊं कि एंटीबायोटिक के बारे में हम ये तो बहुत कुछ जानते हैं कि इसके बहुत साइड इफेक्ट है, ये है, बहुत कुछ है, लेकिन एक और जो इम्पोर्टेंट चीज है
जो बहुत से लोग जानते हैं, बहुत से लोग नहीं जानते। एंटीबायोटिक बहुत एक प्लानिंग से चीज की गई है। एंटीबायोटिक से जो है ना, वो जो बहुत ज्यादा ले लेते हैं, जो माँ बाप बचपन से बच्चों को कुछ भी वो एंटीबायोटिक खिला दो, कुछ भी एंटीबायोटिक खिला दो, वो इंसान को अनफर्टाइल कर देता है। आज जिलानी साहब के, आपने कोई 20-25 साल पहले अगर आप चले जाए पीछे के दौर में, तो आपने कभी भी नहीं सुना होगा किसी की शादी भी उसके औलाद नहीं। और आज हर घर की प्रॉब्लम है, 3 साल हो गए, 10 साल हो गए, 5 साल हो गए औलाद नहीं। ये सब एंटीबायोटिक का सर, एंटीबायोटिक बेसिकली अनफर्टाइल कर देता है, स्पर्म काउंट को आपको 0 कर देता है, आपकी एग्स की मोर्टिलिटी फीमेल में नहीं हो रही। कहते हैं कि औलाद अल्लाह की देन होती है, अल्लाह की दिन होती है, लेकिन आप एंटीबायोटिक देके खराब कर रहे हैं ना उसको, सिस्टम को पूरा। अल्लाह के वैसे ये तो फैमिली प्लानिंग वालों का काम कर रहे हैं। ये पूरी प्लानिंग हुई है ना। तो बाहर जो मुआयन में ये भी क्या वहां पे तो हमें तो इन चीजों में फंसा के रखा गया कि ताकि हमारे मुस्लिम कंट्री में औलाद ही ना हुआ। वो तो जब उनके यहाँ कोई एंटीबायोटिक देना था, पूरी बोर्ड बैठती है, डिसाइड करती है, एंटीबायोटिक सबसे लास्ट उनका ऑप्शन होता है देने का। हमारे यहाँ डॉक्टर को तो आजकल लगता है सिर्फ एंटीबायोटिक के बारे में पढ़ाया जा रहा है। एक भी नहीं देते, मल्टीपल देते हैं। आप किसी डॉक्टर के पास एंटीबायोटिक ही चलाते हैं। अभी से मुझे डेंगू हुआ था जी। पिछले, अब उसमें मुझे जो एंटीबायोटिक मैंने कहा मैंने ली ही नहीं वो जो है। अच्छा, स्टमक के लिए भी एंटीबायोटिक दे देते हैं। जी। अब जो डिफरेंट मेडिसिन है, आप उससे होता क्या है कि जो आपका जो प्रॉब्लम है वो 4 दिन में ठीक हो रहा था बॉडी की अपनी, उससे जी। इम्यून सिस्टम से वो जो 15 दिन पर, क्योंकि इम्यूनिटी डिक्रीज हो जाती है एंटीबायोटिक से। मैं आपने डेंगू की बात की। एंटीबायोटिक के वास्ते तो क्योंकि लोग जानते हैं कि मेरे 35 साल फार्मास्यूटिकल कंपनी में एबर्ट और जी। फार्मास्यूटिकल में जी। रहा हूँ। डॉक्टर आपका फोटो पे जो एंटीबायोटिक की बात कर रहे हैं कि आमतौर पे डॉक्टर मल्टीपल एंटीबायोटिक क्यों लिख रहा होता है कि फार्मास्यूटिकल से उसको कमीशन मिल रहा होता है फॉर सेक ऑफ सेक। मैं क्योंकि मेरे फादर भी डॉक्टर थे, मेरे अंकल जो है ना प्रोफेसर थे, 2 मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर मेडिकल गायनेकोलॉजिस्ट थे। तो मैं जब एंटीबायोटिक लेके जाता था एरिथ्रोसिन एबर्ट की तरफ से या हिल्टन की तरफ से, बाद में हिल्टन में, तो डॉक्टर लेके देते थे मुझे क्या मिलेगा, मैं आपके एंटीबायोटिक लिखूं। तो एंटीबायोटिक आमतौर पर सिर्फ एक दी जाती है, और वो भी सिलेक्टेड, जिसकी बॉडी वेट के हिसाब से दी जानी चाहिए। डोजेज उसकी डोजेज के हिसाब से दी जाती है। एंटीबायोटिक एक से ज्यादा नहीं देने, वो भी पहले कि माइल्ड एंटीबायोटिक, ये देखना पड़ेगा इन्फेक्शन कहाँ का है, कि ग्राम पॉजिटिव पैथोजन इन्वॉल्व है या ग्राम नेगेटिव पैथोजन इन्वॉल्व है, उसी हिसाब से दी जाती है। कि कुछ एंटीबायोटिक ग्राम पॉजिटिव में बहुत इफेक्टिव है, जैसे एरिथ्रोमाइसिन, इट इज वेरी इफेक्टिव इन ग्राम पॉजिटिव रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के लिए। और जैसे यूटीआई है तो वहां ग्राम नेगेटिव पैथोजन ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, तो वहां ग्राम नेगेटिव, जैसे यूरिक्सिन है, ये नॉरोक्सिन भी है, वो उस किस्म की ड्रग होती थी। लेकिन डॉक्टर बार बार क्या करते थे, दोनों ड्रग दे देता था, एक ग्राम पॉजिटिव के लिए भी, तो वहां जरूरत नहीं थी। लेकिन क्योंकि उसको टारगेट मीट करना था फार्मास्यूटिकल की तरफ से, उसको कमीशन मिलना था कि भाई मुझे टारगेट मीट करना है, इतनी मैंने सेल करनी है फार्मास्यूटिकल, तो मुझे वो बाहर का ट्रिप देंगे, या मुझे कोई कॉन्फ्रेंस में स्पॉन्सर करेंगे, या मुझे कुछ इवन, अब मैं कुछ नहीं कह रहा, फार्मास्यूटिकल में गाड़ियां तक दी गई है, कल्टस तक गाड़ी है, उम्रा भी करवाया। मैं जो इतनी सारी एंटीबायोटिक दी गई थी, वो पैनल के डॉक्टर से इलाज मत कराया करो। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताऊं, अभी आपने डेंगू फीवर के बारे में बात की, तो मैं आपको ये बता दूं, शायद किसी की नजर से कोई गुजरे, कोई किसी के साथ ये इशू हो जाए। अगर किसी को डेंगू फीवर हो जाए या चिकनगुनिया, इसमें जो प्लेटलेट्स काउंट बहुत तेजी से डाउन हो जाते हैं, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। हमारी ट्रीटमेंट में 12 घंटे से 24 घंटे के अंदर प्लेटलेट्स काउंट बैलेंस हो जाता है। 12 से 24 घंटे के अंदर सिर्फ कलर थेरेपी से। अभी मैं आपको एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस अभी कुछ 1 महीने पहले का बताऊं कि आगा खान में एक साहब थे जो 1.5 महीने से एडमिट थे और 15 दिन से वेंट पे थे। वो उनकी कंडीशन ये हो गई थी कि उनके प्लेटलेट्स काउंट 3000 पे पहुंच गए थे, इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो गई थी उनको। इसके अलावा उनको जो है ना बेड सोर हो गए थे। फिर उन्होंने कुछ ऐसी मेडिसिन दिए थे कि उनका अंगूठा पूरा ये डार्क चट ब्लैक हो गया था, बिल्कुल इस तरह का ब्लैक हो गया था। डॉक्टर कह रहे हैं इसके अंदर कोई, अब वो जान के ये खुद से चढ़ के गिर जाएगा, ये बोलो तो हम काट देते। फिर उसके बाद
हर वक्त वो ऑक्सीजन पे। तो उनकी कंडीशन इतनी खराब हो गई थी, आखिर में डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि अभी हम कोई पॉसिबिलिटी नहीं। उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया तो मैंने उनको बोला सबसे पहले तो आप डॉक्टर से ये कहें कि परमिशन लें, फिर मैं आऊंगा, बोला ये बदतमीजी करते हैं। तो उन्होंने परमिशन ली, फिर मैं गया वहां पे, डॉक्टर भी थे ऐसे देख रहे थे क्या कर रहे हैं। तो मैंने जब कलर लगाना शुरू किया, कह इससे क्या हो जाएगा, ये क्या है, ये सब कोई जादू कर रहे हो, क्या कर रहे हो। मैंने कहा अभी देखिए क्या होता है। मैंने कहा कि लगा मैंने ऑक्सीजन मास्क हटा दें, कह रहे कि भाई जैसे हटाते हैं फौरन उनका लेवल नीचे आ जाता है। मैंने कहा सच, मैंने कहा इसको हटाएं तो सही आप। उन्होंने हटाया तो 98 99 पे, वो कहते हैं हटाते ही स्पीड से नीचे आता, उसके बाद वो नीचे आया ही नहीं। उसके बाद उन्होंने लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, बिल्कुल हटा दिया नॉर्मल। फिर जो प्लेटलेट्स काउंट जो उनके 3000 पे था, उसी दिन जब रात में उन्होंने टेस्ट किया तो 75,000 पे पहुंच गया। सेकेंड डे जब उन्होंने उसका टेस्ट किया मॉर्निंग में तो 1.5 लाख से ऊपर हो गया। और उनके जो वो पीछे बेड सोर हुए थे उसमें काफी बेहतरी आना शुरू हो गई, और थंब में उनको ना सर्कुलेशन महसूस होने लगी। ये सारी ट्रीटमेंट उन्होंने उनको दी थी। सेकेंड डे उन्होंने उनको बेड पे रूम में शिफ्ट किया। थर्ड डे उनको लीव दे दी, छुट्टी दे दी, घर पे आ गए। इस वक्त वो उठ के चल फिर रहे हैं। उनका थंब पे सिर्फ अभी कोई 3-4 दिन पहले की बात है, उन्होंने पिक्चर भेजी तो सिर्फ ये एरिया रह गया था ब्लैक, बाकी सारे क्लीन हो गए थे। इसके अलावा बेड स्ट्रोक खत्म हो चुके थे, कुछ भी नहीं था पीछे। और प्लेटलेट्स काउंट उनके बढ़ते बढ़ते 5,500 हो गए थे। उन्होंने कलर छोड़ लगा ही चल जाते कंटिन्यू। मैं कहा छोड़ दीजिएगा, वो लगाए कलर 5,500 कौन सा लगा है? येलो कलर। सस्ता नहीं लगाया जाता। नहीं पेशेंट वाइज वो देखते लेग्स में उनके पाँव में लगाए थे मैंने पॉइंट। तो पैटर्न बनाया, असल में मरीज का डेटा लेने के बाद उनकी सिचुएशन के हिसाब से फिर हम कलर पैटर्न बनाते ऐसा हैं। नहीं कि आप पूछने के बाद खुद ही नहीं करना है। देखिए मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज बता दूं कि मुझे एक ब्लैक मार्केट वहां से मैं असल में एक पॉइंट आपको सबको बता देना चाहता हूं। कोरोना कितने ही खतरनाक वाला है, बोले ना चाइना में बहुत खतरनाक शुरू हो गया, तो उससे भी कई गुना ज्यादा के जितना ही खतरनाक हो जाए। चंद पॉइंट्स आपको बता दे रहा हूं, वो पॉइंट्स आप लगा के रखिए। कोरोना हो या किसी किस्म का वायरल इन्फेक्शन वो आपको नहीं लगेगा। मैंने इस जो कोरोना में लोग 2-2 मास्क और पता नहीं क्या कुछ पहन के ग्लव्स वगैरह पहन के कर रहे थे, उस दौरान भी मैंने बगैर मास्क बगैर किसी ग्लव्स के कोरोना के पेशेंट की ट्रीटमेंट किए। 2 से 3 दिन में ठीक हो जाते, 1-2 दिन में ठीक हो जाते, फर्स्ट डे से रिजल्ट आता है, बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो ये जो है ना कोई भी वायरल इन्फेक्शन हो या कोरोना वायरस कुछ भी नहीं होगा। इसके अलावा अंदर अगर आपकी कोई इन्फेक्शन है भी तो धीरे धीरे खत्म हो जाती है चीजें, बहुत अच्छा फील करते हैं। मैंने जिन लोगों को इन दौरान में ये पॉइंट्स बताए और जिन्होंने बिलीव के साथ वो लगाया है कंटिन्यू, कोई एक फर्क भी नहीं है, कोई बच्चा हो या बूढ़ा हो। मेरे वालिद साहब तकरीबन 85 की उनकी एज है और आज भी फुल्ली एक्टिव घूम रहे होते हैं, घूम रहे फिर मार्केट जा रहे हैं, कोई इन्होंने परहेज नहीं किया, उनको कोरोना नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, किसी को भी नहीं जिन्होंने पॉइंट्स लगाए। वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए ये हमारे थंब पे ये बिल्कुल ये टॉप पे नेल बॉर्डर के साथ यहाँ पे आप एक ब्लैक डॉट्स लगा लें इस जगह पे बिल्कुल टॉप पे, और एक ये जो नेल्स के यहाँ पे नीचे है, यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट सेंटर में, ये सेंटर में देखिए एक तो ये टॉप पे यहाँ पे ये पॉइंट्स लगाए, यहाँ पे लगाइए, और एक यही लाइन सीधी आ रही है, और ये जो हड्डी है जहाँ भी हड्डी खत्म होती है इस जगह पे एक पॉइंट यहाँ पे लगाए, ठीक है। और यहाँ से फ्रंट से ये लाइन आ रही है सेंटर, यहाँ पे ये लाइफ लाइन के बाद यहाँ भी कलर लगा। ठीक है, आप पहले उस तरफ कीजिए तो मैं एक तस्वीर ले लूँ, सबके साथ शेयर कर दूँ। इस तरफ आने के लिए इस पर पता नहीं लगा, हाथ में भी लगा है। तो कितनी देर लगा रहे हैं? मैं वो जिलानी साहब को कितनी देर लगा रहे हैं? इसका जो पैटर्न है ना मैं जिलानी साहब को सेंड कर दूंगा, वो ग्रुप में सेंड कर देंगे, तो पॉइंट्स बने वो देख लीजिएगा। तो ये अगर आप दोनों हाथों में दोनों थंब पे लगा के रखेंगे तो हर किस्म के इन्फेक्शन और कोई भी कितना ही खतरनाक आपको कोरोना वायरस आ जाए इंशाल्लाह ताला किसी को मीटर दोबारा लगा दे, खासतौर पर जब घर से बाहर निकले इधर उधर जाए, ये गलत थेरेपी है। डायबिटीज के लिए क्या आपका? देखिए डायबिटीज के बाद हमारी ट्रीटमेंट होती है इस तरीके से होती है कि हम कलर के पॉइंट्स बना के देते हैं, तो वो जब लगाना शुरू करते हैं तो आपको पहले दूसरे दिन से
आपको शुगर बैलेंस आपको होना शुरू हो जाता है। और 1 महीने के बाद से आप कोई मेडिसिन या दवाएं ले रहे हैं या इंसुलिन ले रहे हैं तो उसमें कमी आना शुरू हो जाती है। विद इन 4-6 मंथ के अंदर आपकी मेडिसिन इंसुलिन छूट जाती है, सिर्फ कलर के पॉइंट से काम हो जाता है। और अगर आपने 2-2.5 साल तक इसको कंटिन्यू पॉइंट्स लगा लिए तो आपका पेंक्रियाज दोबारा से वर्किंग में आ जाता है, डायबिटिक खत्म, आप नॉर्मल हो जाते हैं। अरे मैंने होटल मेट्रो खोल के फिंगर के सामने किसी ने ग्राफिटी लिखी हुई है जी। कि फोन नंबर जो है कि 24 घंटे में डायबिटीज खत्म, जो मर्जी का है आधार में लिखा हुआ है, लिख लगाया वो शुगर पढ़ के देते हैं, शुगर जैसे आप पैसे देंगे ना वो अच्छा हम इस थेरेपी के अंदर क्या करते हैं कि देखें, हम इस कलर थेरेपी में किसी भी किस्म की बीमारी हो, इवन के जो मेडिकल साइंस में लाइलाज होती है, डॉक्टर कहते हैं इसका कोई इलाज नहीं है दुनिया में, आप जिंदगी में दवाएं खाएं, दुआएं करें, ये बिल्कुल खत्म हो जाता है, एस्थमा बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो मैं कह रहा हूँ ये वो बीमारियां जो कि लाइलाज बीमारियां होती हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह इस कलर थेरेपी में क्योर हो जाती है, ठीक नहीं खत्म हो जाती है। देखिए वो तो फिर आप मेरी क्लिनिक देखिए मेरी जो कंसल्टेंसी फीस होती है 500 होती है, और 500 में मैं क्या कुछ कर रहा हूँ, मेरी कंसल्टेंसी फी 500 होती है। 500 में मैं क्या करता हूँ पहले बता दूं। जब आप मेरे पास आते हैं तो मोस्टली मुझे किसी टेस्ट की जरूरत नहीं पड़ती, मेरे पास तकरीबन आधा पौन घंटा या 1 घंटा लगता है मरीज को, मैं पूरी डिटेल्स शुरू से बिगिनिंग से पूरी डिटेल्स सारी चीजें ले रहा होता हूँ। तो उससे वो सारी डिटेल लेने के बाद मैं परफेक्ट डायग्नोज करके बताऊंगा कि आपके किस ऑर्गन में क्या प्रॉब्लम है और कौन से ऑर्गन इन फ्यूचर खराब होने वाले हैं। जैसे आप किसी बड़े डॉक्टर के पास किसी बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपको दर्जनों टेस्ट लिख देते हैं, आप ठीक ठाक खर्चा होगा 40-50 हजार खर्च कर ले सारे टेस्ट कराने में, और उसके बाद जो है ना फिर आपको डॉक्टर देख के बताएगा कि आपकी इस ऑर्गन में प्रॉब्लम है। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उसका दुनिया में कोई टेस्ट ही नहीं है। अब मिसाल के तौर पर मैंने आपको बात की अभी, जैसे मेरा एक भाई था दुबई में, उसने बोला यार कि मैं जो बिस्तर में सोता हूँ मेरे इतने पाँव जलते हैं कि मैं एसी में भी पाँव धो के रात में सो रहा था, इतनी हीट हो रही होती है। मैंने तुम्हारा किडनी की हीट बढ़ गई है। तो उसने क्या किया, उसने मुझसे पूछे बगैर सुबह पहुंच गया हॉस्पिटल में, उसके मेडिकल फ्री था, उसने सारे टेस्ट कराए, डॉक्टर अंदर कुछ भी नहीं, क्या हुआ तुम्हारे किडनी में कोई प्रॉब्लम, बेहतरीन फंक्शन करे, कोई मसला नहीं। तो मुझसे कहना, मैंने कहा भाई दुनिया में कोई ऐसा टेस्ट ही नहीं है कि आपकी किडनी की हीट बताए या किसी स्टमक की हीट के लिए कोई टेस्ट नहीं है। मैंने कहा मैंने कलर्स बताया, मैंने ये लगाओ और ठीक ना हो तो फिर मुझे बताना। उसने कलर्स लगाया, सेम डे से खत्म हुआ, 4 दिन के बाद आज तक उसको फॉर्म में हीट नहीं हुई, तो वो किडनी नॉर्मल हो गई उसकी। तो बहुत सारे तो वो 500 में मैं क्या करता हूँ, सारी डिटेल्स देने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस ऑर्गन में क्या प्रॉब्लम है और किस हद तक है और इन फ्यूचर क्या होने वाली है। यही बात किसी डॉक्टर से पूछ लें आप किसी डॉक्टर के पास जाएं और आप बोले यार मेरे पेट में स्टमक में पेन हो रहा है, मतलब स्टमक में भी आप बोले यार मेरे पेट में दर्द हो रहा है, तो वो फौरन एंटीबायोटिक लिख देगा। आप उससे पूछें यार आप मुझे ये तो बताओ मेरे कहाँ पे क्या इशू, पेट में तो बहुत सारे ऑर्गन है ना, मेरे कहाँ दर्द, वो ये भी नहीं पूछेगा इधर हो रहा है कहाँ हो रहा है, फौरन एंटीबायोटिक। आप उससे पूछें यार मुझे बताएं मुझे इशू क्या है, मेरे पेट में दर्द क्या है, बोलेगा ये खाओ ठीक हो जाएगा। फिर दोबारा पूछेंगे तो गर्म हो जाएगा। तुम्हें बहुत ज्यादा नॉलेज है, ऐसा करो मैं टेस्ट लिखता हूँ जब सारे करा के आओ, लिखे टेस्ट मैं करा के लाता हूँ। वो झगड़ा वगड़ा करेगा, वो क्लिनिक से बाहर निकाल देगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि आजकल सिर्फ एंटीबायोटिक के बारे में पढ़ाया जाता है और दुनिया में मेरे ख्याल से सिर्फ 4 चीजें हैं, एंटीबायोटिक, एंटी एलर्जी, मल्टीविटामिन और पेन किलर। इसके अलावा दुनिया में कोई चीज नहीं है। इसी को मुख्तलिफ ब्रांड मुख्तलिफ चीजें बना रही है, ठीक है, ठीक करने वाली कोई चीज नहीं है आपके ऑर्गन में। जो सर्जन थे उन्होंने कहा कि एलोपैथिक में कोई इलाज नहीं है किसी चीज का, इसमें सिर्फ मैनेजमेंट है। जी हाँ। अच्छा, जो अल्टरनेटिव मेडिसिन है उसमें इलाज है, जैसे होम्योपैथिक है और चीजों में बीमारियों का इलाज है, उसमें सिर्फ मैनेजमेंट है। हाँ, इलाज किसी में भी नहीं है। जैसे मैं उनको बताया हमारे छोटी सी भी चीजें ना ABCD, वो भी पूरी दुनिया के डॉक्टर मिलकर सही नहीं कर सकते। किसी चीज की हीट ना खत्म कर सकते हैं, ना कोल्ड को खत्म कर सकते हैं। हम तो बड़ी बड़ी वो चीजें जो उनके बस की बात नहीं होती वो अल्हम्दुलिल्लाह हम खत्म कर लेते हैं। कलर थेरेपी से जिन वगैरह भी उतर जाते हैं, जिन भी उतर जाते हैं। देखिए कलर थेरेपी से ये चीज पॉसिबल है, लेकिन मैं करता नहीं। वजह ये कि मैं आपके जिन उतार दूंगा मेरे ऊपर चढ़ जाएगा। आप बताएंगे तो आप भी देखिए होता क्या मैं आपको बताऊं, अगर
बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, बहुत सारे, जब किसी को जिन आए ना तो खामोशी से कोने में करके बैठ जाता है, कुछ नहीं बोलता, बिल्कुल यूं करके बैठ जाएगा और आप उससे करीब नहीं जा सकते। और कुछ होता है पागल हो जाता है, शोर शराबा, हंगामा, तोड़ फोड़, इसको मारना, गालियां मारना, डिफरेंट टाइप होती है। उसका मतलब होता है कि आपके अंदर, आपकी शख्सियत के अंदर जिस चीज की डेफिशिएंसी होती है, कमी होती है, वो उस पर हावी हो जाता है। हम ये देखते हैं कि कहाँ पे किस किस्म का जिन है उस बॉडी के अंदर, उस चीज को बढ़ा देते हैं। तो जब इंटर होता देखता वो जगह ही खाली नहीं है, भरी हुई है, तो घुसता ही नहीं। लेकिन मैं करता नहीं है ऐसा, मतलब किसी को ले आइएगा, ये काम नहीं करता। एक बात और भी है कि ये सिर्फ लेडीज में ही क्यों आता है? जिन को कह रहे नहीं है सर, आप उनको छेड़ने देखें कैसे जिलाए। जी गलत थेरापी है ये, साइकोथेरापी तो नहीं है कि हम उनको सिर्फ सजेशन देते हैं और फिर ब्रेन केमिकल रिलीज। नहीं, ऐसा कोई ऐसा कुछ भी नहीं। साइंटिफिकली तो इतनी रिसर्च, मतलब साइंटिफिक, देखिए मैं आपको बता, पता चले कि आया ये चीज करने से 2 मिनट प्लेसिबो नहीं है, ये कहना प्लेसिबो इफेक्ट तो नहीं है ये। बिल्कुल ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे हाथ में ऑर्गन के पॉइंट हैं, ये बहुत सारी जो है ना चाइनीज वगैरह सब साबित करते हैं कि हमारे ऑर्गन के पॉइंट हमारे हाथों पे हैं, ठीक है। अब हम जो बीमारी होती है ना, प्रॉब्लम होती है, वो बीमारी खुद बता रही होती है किस कलर की कमी है। जैसे मैंने बताया हीट बढ़ गई, यानी कि उसमें आग निकल रही है। हम उसमें कॉम्बिनेशन क्या दे रहे होते हैं, जैसे हमने पहले तो हीट को कम किया, उसके कलर देते हैं, फिर वाटर एलिमेंट को बढ़ाया, कोल्ड को बढ़ाया, फिर अगर बहुत ज्यादा सीवियर है, बहुत ज्यादा उसकी हीट बढ़ी हुई है, तो हमने क्या किया, उस पर मिट्टी भी डाल दिया, अर्थ एलिमेंट यानी येलो भी डाल दिया, तो हमने उसमें मिट्टी भी डाल दिया। और साथ साथ क्या किया, जब जैसे वॉशरूम से नहा कर आते हैं, आप क्या करते हैं, पंखा बंद कर दो, क्योंकि पंखा लगेगा तो वो सर्दी लगेगी ठंड में। तो हम उसमें क्या करते हैं कि और उसमें जो हवा है, विंड को वो बढ़ा देते हैं, उसके भी कलर लगा देते हैं। तो एक्स्ट्रा हर तरह से कूलिंग भी आई, मिट्टी भी आया, ऊपर हवा भी आई, तो इतनी ज्यादा कूलिंग होगी फॉरन